नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और हमारा आज का टॉपिक है संसद की शक्तियाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की संसद जो है वो ब्रिटिश प्रतिमान पर आधारित है, लेकिन संप्रभु संसद नहीं है, लेकिन फिर भी वो विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है। तो संसद किन शक्तियों का प्रयोग करती है अगर हम देखें तो संसद की मुख्य शक्तियाँ हैं विधि निर्माण की शक्ति, प्रशासकीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, संवैधानिक शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति, महाभियोग का अधिकार एवं अन्य अधिकार। तो आइए इन शक्तियों का हम विवेचन देखते हैं। तो पहली शक्ति है विधि निर्माण की शक्ति। तो जहाँ तक विधि निर्माण का अर्थ आप जानते हैं, विधि यानी कानून। तो कानून के निर्माण की शक्ति, तो संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। संसद को 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कौन से विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, तथा समवर्ती सूची में कौन से विषय होते हैं, ऐसे विषय जो संघ और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कानूनों में अंतर्विरोध हो तो कौन सा कानून मान्य होगा? संघ का कानून मान्य होगा। तो फिर समवर्ती सूची, तो संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची में के विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकेगा जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो। न केवल दोनों सदनों द्वारा पारित हो बल्कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। संसद राज्य सूची के विषयों पर निम्नलिखित स्थितियों में कानून बना सकती है। ये स्थितियाँ कौन कौन सी है? मतलब राज्य सूची के विषय में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, लेकिन संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? इसकी कुछ कंडीशन है जिन मामलों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ऐसा कब कब होगा? ऐसा हम देखें कब कब होगा कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी। जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्य में आपात स्थिति हो। तो राज्य में आपात स्थिति कब होती है? हम सब जानते हैं कि 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थिति के लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसा कहाँ लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 250 में लिखा है। इसी तरह से जब दो या दो से अधिक, दो नहीं खाली दो से अधिक भी हो सकते हैं, मान लीजिए गुजरात और मध्य प्रदेश, या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल बाकायदा प्रस्ताव पारित करके संसद से कानून निर्माण के लिए अनुरोध करते हैं, संसद से कहते हैं कि आप कानून निर्माण कीजिए। विषय तो राज्य सूची का है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्य संसद को कह रहे हैं कि आप कानून निर्माण करें। तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों के संदर्भ में कानून निर्माण की अधिकारिता किसको होगी? संसद को। ऐसा कहाँ लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 252 में लिखा है। इसी तरह से तीसरी स्थिति भी है, जब राज्यसभा खुद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और संसद से कहती है कि भाई आप इस विषय पर विधि निर्माण कीजिए, किसी एक विषय पर, दो विषय पर या किसी भी विषय पर, तब संसद विधि निर्माण करेगी। ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 249 है ना, 249 में लिखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद की कानून निर्माण की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ कुछ मामलों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। दूसरी शक्ति कौन सी है? प्रशासनिक शक्ति। तो अगर प्रशासनिक शक्ति, प्रशासकीय शक्तियाँ देखें संसद की, तो संसद का मुख्य कार्य
मंत्रिमंडल की रचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना है। मंत्रिमंडल का जो उत्तरदायित्व है वो निर्वाचित सदन यानी लोकसभा के प्रति है, तो लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी रहती है। यद्यपि मंत्रिमंडल के सदस्य यानी मंत्री वो लोकसभा को छोड़कर अन्य सदनों के भी सदस्य हो सकते हैं। भारत के संविधान के का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल तभी तक सत्ता में रहता है जब तक उसे लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। यदि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं हो तो वह सदस्य नहीं रहेगा। तो लोकसभा जो है वो प्रशासकीय नियंत्रक के रूप में शासन के विभिन्न कार्यों की सूचना मांग सकती है। और क्या कर सकती है, सोचिए, और क्या कर सकती है? मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। और क्या कर सकती है? सार्वजनिक महत्व के विषय के संबंध में जानकारी मांग सकती है। और क्या कर सकती है? संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की जानकारी मांग सकती है। इस तरह से ये बहुत और भी अनेक कार्य जिसमें कि लोकसभा प्रशासकीय नियंत्रण रखती है। तो संसद का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल की रचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा के प्रति है। फिर भी राज्यसभा भी मंत्रिमंडल पर प्रशासकीय नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है भाई? बहुत सारी समितियां होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, और लोकसभा के मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जानकारी जुटा सकती है राज्यसभा। तो राज्यसभा कार्यपालिका के प्रश्नों से उत्तर मांगती है, स्थगन प्रस्ताव पारित करती है तथा कार्यपालिका को विशेष नीतियों के पालन के लिए आग्रह कर सकती है। तो इस प्रकार हालांकि लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं, फिर भी कुल मिलाकर दोनों सदनों की शक्तियां हैं संसद में, है ना। दोनों सदनों की प्रशासकीय शक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी शक्तियां होती हैं? वो है वित्तीय शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसद को जो है वित्त पर पूरा नियंत्रण है, संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन सब का गठन संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर किसका पूर्ण नियंत्रण है? संसद का। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। संसद के समक्ष ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट में क्या होता है भाई? वर्ष की सारे साल की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। प्राप्तियां कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ। इसके साथ ही संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, ये सब, इन सब के बारे में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। टैक्सेशन के जो प्रस्ताव है, कराधान के जो प्रस्ताव है, उनको लागू करवाने के लिए संसद को वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय शक्तियों के संबंध में संसद के ऊपर कुछ मर्यादाएं भी हैं। व्यय के कुछ मदों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। वित्त संबंधी कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल मंत्रिपरिषद की ओर से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा वित्तीय शक्तियाँ। इसके अलावा कौन सी शक्तियाँ? निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ध्यान से सुनिए, संसद के दोनों सदनों कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नामांकित नहीं, निर्वाचित, और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कंपटीशन में आएगा, परीक्षा में भी आएगा, आपके मेन परीक्षा में। बताइए जी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो नामांकित सदस्य नहीं भाग लेते, निर्वाचित सदस्य भाग लेते।
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। इसके अलावा कौन सी शक्तियां? संवैधानिक शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतदान द्वारा यह संशोधन विधेयक पारित हो तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे। संविधान में कुछ ऐसे ही विषय रखे गए हैं जिनमें संशोधन करने से पूर्व राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें संसद ही संशोधित कर सकती है। केशवानंद भारती वाले मुकदमे के निर्णय अनुसार संसद को मूल अधिकारों संबंधी भाग सहित संविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई संशोधन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या? लेकिन यह कि संसद इस संशोधन के माध्यम से संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शक्तियां, राज्यों से संबंधित शक्ति वो क्या है? संसद राज्य की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों का विभाजन कर सकती है तथा कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। संसद किसी विद्यमान राज्य का विलय कर सकती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट अधिकार है संसद के पास। संसद जो है वो राज्य के नाम, स्थान, क्षेत्र और उसको क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना सब अधिकार है संसद के पास। और कौन सा अधिकार है भाई? महाभियोग का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। राज्यों का इसके साथ ही उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना या उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी संसद को है। अतः भारत की संसद को सैद्धांतिक रूप से विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। अच्छा, संसद जनता के हितों का प्रतिनिधित्व तो करती है, साथ ही साथ वाद विवाद का भी स्थल है। एक लेखक हुए हैं नॉर्मन डी पामर, उनका नाम है नॉर्मन डी पामर। वो ये कहते हैं कि भारतीय संसद जो है वो लोकप्रिय भावना का दर्पण है तथा शिक्षक का कार्य करने वाला सदन है। लेकिन भारत की संसद अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करती है, असीम नहीं है, तानाशाह नहीं है। भारत की संसद असीमित शक्तियों से संपन्न, अनियंत्रित, अमर्यादित व अनुत्तरदायी संस्था नहीं है। संविधान की मर्यादाएं, जनमत की आकांक्षाएं तथा सामान्य जन की आशाओं की संसद अवहेलना नहीं करती। तो इस प्रकार हमने देखा भारत की संसद की क्या क्या शक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में अक्सर इससे सवाल आता है, तो आप इसे तैयार कीजिए और कोई दिक्कत हो तो हम जब मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।